हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 7 सितंबर 2021। अभी 7 सितंबर 2021 को जो यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैं उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, यानी उस एग्जाम पेपर के 30 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगी। और ये क्वेश्चन के जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूँ वो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगी और उसके आसपास का जितना नॉलेज है वो देने की कोशिश करूंगी, जिससे अगर उससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो उसका भी आंसर आप बहुत इजीली दे पाओ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था, According to IE rules for service connection for low or medium voltage line, the height of service line conductor across a street must not be less than। इस क्वेश्चन का हिंदी का मतलब ये है कि जो सर्विस कनेक्शन का आई रूल है उसके अकॉर्डिंग लो और मीडियम वोल्टेज लाइन जो हमारे रोड के या स्ट्रीट के ऊपर डाली जाती है सर्विस लाइन, उसकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए। तो उसकी मिनिमम हाइट हमारी 5.791 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 में बनाए गए थे। इसमें जो सेक्शन नंबर 77 है, यानी रूल नंबर 77 है, उसमें मेंशन किया गया था लो और मीडियम वोल्टेज लाइन के लिए। लो और मीडियम वोल्टेज लाइन होती हैं, उनको किसी भी स्ट्रीट के अक्रॉस अगर हम लगाते हैं, उसकी जो हाइट होती है वो हाइट कम से कम 5.791 मीटर की होनी चाहिए। मतलब 19 फीट में वो लगा होना चाहिए हमारी सर्विस लाइन। और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन के लिए उन्होंने बताया है कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन हमारे ग्राउंड से कम 5.2 मीटर में लगी होनी चाहिए। और जैसे जैसे हमारे वोल्टेज लाइन का वोल्टेज बढ़ेगा, 3300 वोल्ट्स जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तो हर 3300 वोल्ट्स पे 0.3 मीटर जो है वो हाइट में प्लस होता जाएगा। तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन के लिए 5.2 मीटर है, और जैसे जैसे 3300 वोल्ट्स बढ़ेगा लाइन का, उसके अकॉर्डिंग हमारे हाइट जो है वो भी 0.3 मीटर बढ़ती जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है लो और मीडियम वोल्टेज लाइन के लिए हमारी सर्विस लाइन स्ट्रीट के ऊपर कितनी होनी चाहिए, 5.791 मीटर। ठीक है, यानी 19 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी एंड और गेट्स आर रिक्वायर्ड टू रियलाइज दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को रियलाइज करने के लिए हमें कितने एंड और गेट की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपको जितने भी हमारे बूलियन लॉजिक गेट्स होते हैं, यानी एंड गेट, और गेट, नॉर, नॉट, नैंड, एक्सॉर, सबकी डिटेल में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा करके बता देती हूँ कि जो हमारा एंड गेट होता है, एंड गेट का हमें आउटपुट क्या मिलता है। एंड गेट का आउटपुट हमें मिलता है, अगर दो इनपुट है हमारे पास ए और बी, तो आउटपुट हमें मिलेगा ए डॉट बी। ये एंड गेट का सिंबल है। और ये हमारा 2 इनपुट एंड गेट है, इसमें एक इनपुट है ए और दूसरा इनपुट है बी। तो इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ए डॉट बी। तो या इस एक्सप्रेशन में देखिए, हमारे पास ए डॉट बी एक हो गया, फिर दूसरा बी डॉट सी है, यानी एक और एंड गेट हम लगाएंगे जिसमें इनपुट है बी और सी। तो ये दूसरा एंड गेट हो गया और ये तीसरा एंड गेट हो गया, यानी यहाँ पे हमें 3 एंड गेट की जरूरत हो। ठीक है, इसके अलावा जो और गेट होता है, और गेट का आउटपुट क्या मिलता है हमें, ये हमारा कुछ और गेट इस तरीके से बनता है। ये हमारा 2 इनपुट और गेट है। तो और गेट में अगर ए और बी हमारे इनपुट हैं, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी, ये आउटपुट मिलेगा। मतलब 2 इनपुट को हम ऐड करेंगे। तो मान लीजिए पहला इनपुट हमारा ये है, दूसरा इनपुट हमारा ये है, तो इन दोनों को हमने ऐड किया तो एक और गेट हमें यहाँ लगेगा और एक और गेट हमें यहाँ लगेगा। तो टोटल कितने और गेट लगेंगे हमें, 2 और गेट। तो सी इसका करेक्ट आंसर है।
इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे और भी पूछे जा सकते हैं जिसमें बड़े बड़े एक्सप्रेशन होंगे। इनको हम सिंप्लीफाई करके भी मिनिमम नंबर ऑफ गेट की हेल्प से भी अपने रियलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम इज नॉट कंसीडर्ड फॉर ए डीसी सिस्टम। कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम डीसी सिस्टम के लिए यूज नहीं किया जाता? तो यहाँ पे जो डीसी 4 वायर विथ लाइन अर्थ है वो यूज नहीं किया जाता डीसी सिस्टम के लिए। ये वाला जो ट्रांसमिशन सिस्टम है डीसी 4 वायर विथ लाइन अर्थ, इसका यूज हम डीसी सिस्टम के लिए नहीं करते, अदरवाइज बाकी का हम यूज करते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इन हाफ एडर द टोटल नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट्स आर। हाफ एडर में कितने इनपुट और आउटपुट होते हैं? तो उसके लिए आपको हाफ एडर पता होना चाहिए कि हाफ एडर में 2 इनपुट और 2 आउटपुट होते हैं। इनपुट अगर हमारे ए और बी हैं तो आउटपुट आपको मिलेगा सम और कैरी, और उसका जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो हमारा ये बनेगा, क्योंकि सम का एक्सप्रेशन जो आता है वो हमारा आता है ए XOR बी, ये हमें सम मिलेगा, और कैरी का जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है ए डॉट बी। ए डॉट बी मतलब एंड गेट हो गया, और ए XOR बी मतलब ए और बी को हम XOR की हेल्प से कनेक्ट करेंगे। तो ये उसका सर्किट हो गया, और ये ट्रुथ टेबल है हाफ एडर का। तो अगर हाफ एडर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। 2 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं, सम और कैरी। सम का एक्सप्रेशन आता है ए XOR बी, और कैरी का एक्सप्रेशन आता है ए डॉट बी, और इसका ट्रुथ टेबल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, 2 इनपुट और 2 आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच एक्सटेंशन इज यूज फॉर एन ऑटोकैड ड्राइंग फाइल। ऑटोकैड ड्राइंग फाइल के लिए हम कौन से एक्सटेंशन का यूज करते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है। ऑटोकैड में फाइल ड्रॉ करने के लिए हम .dwg एक्सटेंशन का यूज करते हैं। ये एक बाइनरी कॉम्पैक्ट फॉर्मेट है। किसी भी डेटा को या कंटेंट को स्टोर करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए 2D और 3D डिजाइन में, या किसी भी मेटा डेटा को स्टोर करने के लिए या डिस्क्राइब करने। DWG बेसिकली एक प्रोप्राइटरी नेगेटिव फाइल फॉर्मेट होता है ऑटोकैड में, और सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर कैड पैकेज है, कंप्यूटर असिस्ट डिजाइन पैकेज है। तो .dwg का हम यूज करते हैं ऑटोकैड में किसी भी फाइल ड्राइंग के लिए। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी ऑफ द कन्वर्टर शोन इन द फिगर इज गिवन बाय। अगर कोई ये हीट इंजन है आपको दिया गया है, इस हीट इंजन की एफिशिएंसी निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे? तो किसी भी चीज की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? आपको मालूम होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट से हम किसी भी पर्टिकुलर मशीन की, किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपने इनपुट कितना दिया उससे आपको कितना आउटपुट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी। तो यहाँ पे वर्क आउट डिवाइडेड बाय हीट इन, हमने कितनी हीट दी उससे हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, कितना मैकेनिकल वर्कआउट मिल रहा है, उसको हम कहेंगे एफिशिएंसी हीट इंजन की। या किसी भी डिवाइस में हमें आउटपुट कितना मिल रहा है इनपुट देने से, वो एफिशिएंसी हो गई। तो इसका सीधा सीधा जो एफिशिएंसी का हमारा फंडा होता है, हम हीट इनपुट में दे रहे हैं या फ्यूल इनपुट में दे रहे हैं और मैकेनिकल वर्कआउट हमें कितना मिल रहा है, वो कहलाता है एफिशिएंसी। तो उसी का रेशियो हमारा हो गया एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन, हीट इंजन, वर्कआउट डिवाइडेड बाय हीट इन। बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विच सॉफ्टवेयर प्रोवाइड ऑटोमेशन इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के ऑटोमेशन के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? तो बेसिकली हम ETAP का यूज करते हैं किसी भी पावर सिस्टम के, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के ऑटोमेशन के लिए। उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है। जो ETPA इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर है, ये बेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर है किसी भी पावर सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, उसके सिमुलेशन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ऑटोमेशन के लिए, हम सारी इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए बेसिकली ETAP इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर का ही यूज करते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। विच पैरामीटर इज नॉट कंसीडर्ड।
फॉर साइट सिलेक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। जब भी हम कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की साइट को सिलेक्ट करते हैं तो हम कौन से पैरामीटर को कंसीडर नहीं करते? लैंड विथ रॉक्स, जमीन है उसमें कितने पत्थर है, क्या हम उसको कंसीडर करते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की अवेलेबिलिटी वहां पे कितनी है उसको करते हैं। सेडिमेंटेशन, लार्ज स्टोरेज एरिया, पानी को स्टोर करने के लिए कितना एरिया है, इनमें से किसको हम कंसीडर नहीं करते? तो सेडिमेंटेशन को हम कंसीडर नहीं करते। एक्सप्लेनेशन में आपको बता दूं कि ये कहलाते हैं हमारे हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, सबसे पहले ये क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूं। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वाटर की, उसको यूटिलाइज किया जाता है हाइड्रो पावर प्लांट में। जो लाइफ होती है हाइड्रो पावर प्लांट की वो ज़्यादा होती है हमारे थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट से, लेकिन इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट और टाइम भी ज़्यादा होता है। जो हाइड्रो पावर प्लांट हैं उनको हम कहीं पे भी इंस्टॉल नहीं कर सकते, उसके लिए हमें साइट का सिलेक्शन करना होता है। पर्टिकुलरली इस टाइप के पावर प्लांट का बेसिकली हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए और उसको सप्लाई करने के लिए, मतलब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है किसी भी हाइड्रो पावर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए। तो कौन कौन से फैक्टर हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला फैक्टर है कि जहाँ पे भी आप हाइड्रो पावर प्लांट बनाने वाले हो उसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी है, पानी कितना है वहाँ पे वो देखना पड़ता है। हम पानी को स्टोरेज कैसे कर सकते हैं, यानी स्टोरेज ऑफ वाटर कितना है वो देखना होता है। वाटर में पॉल्यूशन कितना है वो देखना पड़ता है। हेड ऑफ वाटर, वाटर का हेड देखना पड़ता है। उसके साथ साथ एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या होंगे वो देखने पड़ते हैं। उसके अलावा जहाँ पे आप पावर स्टेशन लगा रहे हो वहाँ से लोड का डिस्टेंस कितना है वो देखना पड़ता है। यानी हमें पावर, जहाँ यहाँ तो हम हाइड्रो पावर प्लांट में हम पावर को जनरेट करेंगे, हमें कहाँ तक पावर को ट्रांसमिट करना होगा लोड में पहुँचाने के लिए, तो वो सारी चीजें कंसीडर करके चलनी पड़ती है। मैंने आपको बताया सेडिमेंटेशन को हम कंसीडर नहीं करते, बाकी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लार्ज स्टोरेज एरिया, इनको हम कंसीडर करके चलते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन से इनमें से क्या रिलेटेड नहीं है? सपोर्ट्स, कंडक्टर, इंसुलेटर, केबल ट्रे। तो सबसे पहले हमें ओवरहेड लाइन क्या होती है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये कहलाती है ओवरहेड लाइन। ओवरहेड पावर लाइन जो होती है वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लार्ज डिस्टेंस पे। ठीक है, अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है लार्ज डिस्टेंस पे, तो हम इन्हीं ओवरहेड लाइंस का यूज करते हैं। ये जो ओवरहेड लाइंस होती हैं वो जो रेल ट्रैक है उनके ऊपर बनाई जाती हैं। इसके लिए हमें बहुत सारे सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, कंडक्टर, इंसुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन केबल ट्रे की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अब ये केबल ट्रे होती क्या है? तो केबल ट्रे आर ए मैकेनिकल सपोर्ट सिस्टम। केबल ट्रे बेसिकली एक मैकेनिकल सपोर्ट सिस्टम है जो हमारे इलेक्ट्रिकल केबल को सपोर्ट करता है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और कम्युनिकेशन करने के। दे आर द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर रनिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ पावर और डेटा केबल ओवरहेड और अंडर फ्लोर। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विच मेथड इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द पावर थ्रू एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से हम किस मेथड के थ्रू पावर ट्रांसफर कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से हम पावर ट्रांसफर करते हैं इंडक्टिव और कंडक्टिव ट्रांसफर की हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए, कंडक्टिव और इंडक्टिव ट्रांसफर की हेल्प से हम पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर में। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए डिवाइस विच कंट्रोल द हाई करंट ऑन द लोड साइड इज नोन एज। लोड साइड में हाई करंट को कंट्रोल करने के लिए हम कौन से डिवाइस का यूज करते हैं? तो उसके लिए बेसिकली हम SCR का यूज करते हैं, यानी थायरिस्टर का यूज करते हैं। थायरिस्टर आर मेनली यूज्ड वेयर हाई वोल्टेज और करंट आर इन्वॉल्व।
मैंने आपको बहुत सारे करंट प्रोटेक्शन, वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट भी एक्सप्लेन किए हैं अपने पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में, तो उनको जाके आप देख सकते हो। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ए सिंगल फेस एनर्जी मीटर डिस्प्ले द कंज्यूम्ड एनर्जी इन। जो सिंगल फेस एनर्जी मीटर होता है वो जो कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, यानी कंज्यूम्ड एनर्जी को किस फॉर्म में डिस्प्ले करता है, यूनिट क्या हो, तो वो करता है किलोवाट आवर में। सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज द बेसिक पावर इक्वेशन ऑफ डायनेमो डीसी मशीन। डीसी मशीन की बेसिक पावर इक्वेशन क्या है? अब डीसी मोटर की जो पावर इक्वेशन होती है वो क्या कहलाती है? VIA इक्वल टू EBIA प्लस IA का स्क्वायर RE, जहाँ पे VIA हमारी इनपुट पावर सप्लाई है, यानी आर्मेचर का इनपुट है। EBIA हमारे आर्मेचर का आउटपुट है, यानी मैकेनिकल पावर है जो आर्मेचर ने डेवलप की है। और IA स्क्वायर R ये हमारा पावर लॉस है आर्मेचर का, यानी इतना इनपुट देने से हमारा इतना आउटपुट हमें मिला और लॉस कितना हुआ, ये हमारा लॉस हो गया। इसको हम कहते हैं कॉपर लॉस। ठीक है, तो इनपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉस, ये हमारी पावर इक्वेशन कहलाती है। तो यहाँ पे पावर इक्वेशन क्या हो गई? पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट प्लस लॉस। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, विच टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाइडली यूज इन पावर सिस्टम फॉर मेजरिंग द एनर्जी। पावर सिस्टम में एनर्जी को मेजर करने के लिए हम कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो यहाँ पे हम इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं एनर्जी को मेजर करने के लिए पावर सिस्टम में। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट आर मोस्ट कॉमनली यूज इन पावर सिस्टम फॉर मेजरमेंट। होल पावर सिस्टम वर्क ऑन AC, जितने भी पावर सिस्टम है वो AC में वर्क करते हैं। And the operation of induction type instruments depend on the production of torque due to the reaction between two magnetic flux having same phase difference between the flux of an AC magnetic and the added current induction induced by flux. These type of instrument are basically used in AC measurement. तो B इसका correct answer है। Next question number 15 है, which of the following is a semiconductor material? इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल है? तो क्या पेपर है, सिलिकॉन है, रबर है, एल्यूमिनियम है? तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टी दी है। सेमीकंडक्टर मटेरियल तो आप सभी ने पढ़ा होगा, ऐसा मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाया करती है, उन्हें हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। तो इसमें से इंसुलेटर क्या है? पेपर और रबर हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल है, एल्यूमिनियम हमारा गुड कंडक्टिव मटेरियल है, तो सिलिकॉन हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल है। ऐसा मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी लाया करती है इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में, वो कहलाते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो सिलिकॉन हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल है। बी इसका करेक्ट आंसर है। और सेमीकंडक्टर मटेरियल की और प्रॉपर्टी यहाँ पे दी हुई है। सेमीकंडक्टर मटेरियल का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। The resistivity of semiconductor material is less than an insulator but more than an conductor. जो रेजिस्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल की वो इंसुलेटर से कम होती है लेकिन कंडक्टर से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया हो, अगली बार इसी से रिलेटेड आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए। इसीलिए मैं आपको थोड़ा आगे पीछे की चीजें भी बताती जा रही हूँ कि अगर आपसे लो और हाई वोल्टेज लाइन के लिए पूछा है तो इस बार मीडियम के लिए पूछ लिया जाए। तो आपको नॉलेज होना चाहिए और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, द नंबर ऑफ पोल रिक्वायर्ड टू अचीव अ स्पीड ऑफ 1800 RPM व्हेन ऑपरेटेड ऑन 400 वोल्ट 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पोल्स कैलकुलेट करना है। अगर किसी मोटर की स्पीड 1800 RPM है, उसको हम ऑपरेट कर रहे हैं 400 वोल्ट 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है। यहाँ पे मोटर की स्पीड दी है जिसको हम NS से डिनोट करते हैं RPM में। तो ये मोटर की स्पीड हमें दी हुई है, तो भी हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। अगर हमें
पोल, नंबर ऑफ पोल जैसा कि यहाँ पे पूछा गया है वो भी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, और किस फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट होगा वो भी निकाल सकते हो। तो ये है आपका फॉर्मूला NS इक्वल्स टू 120F/P। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है वो आप देख लीजिए। स्पीड ऑफ मोटर 1800 RPM दी है, तो 1800 RPM हमने लिख लिया मोटर की स्पीड। ये ऑपरेट कर रही है मोटर 400 वोल्ट में 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 60 हर्ट्ज, तो हमने 60 लिख लिया। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा P इक्वल टू 4, तो नंबर ऑफ पोल्स हमें मिल जाएंगे 4, तो B हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द आर्मेचर करंट इन ए DC शंट जनरेटर। DC शंट जनरेटर में आर्मेचर करंट हम किस फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है IA इक्वल टू ISH प्लस IL, जहां पे ISH हमारा शंट ब्रांच करंट है और IL हमारा मैक्सिमम लोड करंट है। तो C इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है। इन शंट जनरेटर द वोल्टेज इन द फील्ड वाइंडिंग इज सेम एज द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल। फील्ड वाइंडिंग में कितना वोल्टेज है वो हमारे टर्मिनल के वोल्टेज के इक्वल होता है। तो आर्मेचर करंट को हम दो पार्ट में इसमें डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है शंट फील्ड करंट और दूसरा होता है लोड करंट। तो आर्मेचर करंट इक्वल टू शंट करंट और लोड करंट। इफेक्टिव पावर लोड में तभी मैक्सिमम होगी जब हमारा लोड करंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे देखिए मैंने डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के बीच में डिफरेंस बताया है, क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको इनके इक्वेशंस पता होने बहुत ज़रूरी हैं, इनका वर्किंग प्रिंसिपल पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पॉज करिए और ध्यान से पढ़िए कि डीसी मोटर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, डीसी जनरेटर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। डीसी मोटर में इनपुट हमारा डीसी करंट होता है, आउटपुट में मैकेनिकल पावर मिलती है हमें, जबकि डीसी जनरेटर में इनपुट हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है और आउटपुट में हमें डीसी करंट मिलता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। इसी तरह के और भी डिफरेंस और भी पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, सारे फीचर्स दिए हैं, उसको आप ध्यान से पढ़िए। इसका देखिए बैक ईएमएफ का जो फॉर्मूला है डीसी मोटर का और डीसी जनरेटर का, उसमें कितना डिफरेंस है, बिल्कुल माइन्यूट डिफरेंस है, केवल प्लस और माइनस का। मोटर के केस में माइनस और डीसी जनरेटर के केस में प्लस। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे डिफरेंस आप वीडियो पॉज करके ध्यान से पढ़िएगा। इनके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम हॉल में कि थोड़ा चेंज है इसीलिए ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करें, दूसरी बार सुने और ध्यान से पढ़ें। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो डालूंगी तो वो भी आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, ए स्मॉल इंटरप्राइज इज एन इंटरप्राइज वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरीज एज पर द MSMED एक्ट 2006 डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हमारे पास एक स्मॉल उद्योग है तो उस उद्योग में जो हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आएगी प्लांट और मशीनरी हमारे MSMED एक्ट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो कितनी होनी चाहिए स्मॉल एंटरप्राइज के लिए। तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है कि ये जो MSMED है उसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक्ट बनाया गया था 2006 में। इस एक्ट में जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होनी चाहिए प्लांट और मशीनरी की 5 करोड़ या उससे कम। जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं यानी स्मॉल से और छोटे हैं, स्मॉल तो थोड़ा बड़ा हो गया, स्मॉल से और छोटे वाले को हम माइक्रो कहते हैं। तो जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 25 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो मीडियम एंटरप्राइजेस है यानी पहले माइक्रो आता है बहुत छोटा, उसके बाद स्मॉल आता है, उसके बाद मीडियम आते हैं। तो जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनमें टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट प्लांट और मशीनरी की वो 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होनी चाहिए, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती मीडियम के लिए। तो ये पूरा दिया हुआ है MSMED
एक्ट 2006 में इन्होंने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम तीनों के लिए ये कॉस्ट डिफाइन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। इनमें से कौन सा ऑप्शन ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन को डिफाइन करता है? तो डी इसका करेक्ट आंसर है। टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाय टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ओशन सरफेस वाटर एंड डीप ओशन वाटर। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बाय टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ओशन सरफेस वाटर एंड डीप ओशन वाटर। ओशन के सरफेस के वाटर में कितना टेम्परेचर है और डीप ओशन वाटर में कितना टेम्परेचर है, उनका डिफरेंस निकाल के हम ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन OTEC is a process or technology for producing energy by harnessing the temperature difference between ocean surface water and deep ocean water। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, which type of analysis is not done by MATLAB software। MATLAB इनमें से कौन सी एनालिसिस नहीं करता? न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन करता है MATLAB, क्योंकि ये कहलाता है, MATLAB का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, मैट्रिक्स लैबोरेटरी। जो जितने भी मिलियंस ऑफ इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो वर्ल्ड वाइड मैट्रिक्स लैबोरेटरी यानी MATLAB का यूज कर रहे हैं। ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। इसके थ्रू हम सिग्नल प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, कम्युनिकेशन, डीप लर्निंग, इमेज प्रोसेसिंग, वीडियो प्रोसेसिंग, कंट्रोल सिस्टम, कंप्यूटेशन, सारी चीजें कर सकते हैं। अलजेब्रिक सॉल्यूशन, सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं वो आप देख लीजिए। न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन करते हैं हम MATLAB के थ्रू, अलजेब्रिक सॉल्यूशन भी करते हैं, डायनेमिक सिस्टम सिमुलेशन भी हम करते हैं, केवल हम प्लांट प्लानिंग एनालिसिस नहीं करते। तो सी इसका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, जो हम MATLAB के थ्रू नहीं करते। ये एनालिसिस हम MATLAB के थ्रू नहीं करते। यहाँ पे देखिए कौन कौन सी हम करते हैं वो भी लिखा है। इसके साथ साथ हम अलजेब्रिक सॉल्यूशन, डायनेमिक सिस्टम सिमुलेशन सब कर सकते हैं MATLAB के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 21 है, द हाईएस्ट AC वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन इन इंडिया इज। जो हाईएस्ट AC वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है इंडिया में वो कितने किलो वोल्ट की है? वो है 765 किलो वोल्ट। यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। जो हाईएस्ट ट्रांसमिशन लाइन है AC वोल्टेज के लिए इंडिया में वो है 765 किलो वोल्ट, और ये लाइन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने इंस्टॉल की है इंटर स्टेट कनेक्टिविटी करने के लिए। पूरे इंडिया में इंटर स्टेट कनेक्शन करने के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने ये लाइन जो है वो बिछाई है। जबकि डीसी ट्रांसमिशन के लिए हाईएस्ट वोल्टेज लाइन इंडिया में 800 किलो वोल्ट की है। एसी वोल्टेज लाइन है 765 किलो वोल्ट और डीसी वोल्टेज लाइन है 800 किलो वोल्ट। ये हाईएस्ट वोल्टेज लाइन की बात चल रही है एसी और डीसी की। तो यहाँ पे एसी पूछा है तो एसी होगा 765 किलो वोल्ट। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम। इनमें से इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम की कैटेगरी में कौन सा नहीं आता? तो यहाँ पे देखिए ये एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया है डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम। कौन कौन से इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम होते हैं, ये सारे सिस्टम दिए हुए हैं। अब इनमें से देख लीजिए कौन सा सिस्टम यहाँ नहीं है। तो क्लिप बोर्ड वायरिंग जो है वो हमारे इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम में नहीं आती। सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये सारे सिस्टम भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि और भी कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेजिस्टिविटी ऑफ गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर की रेजिस्टिविटी चेक करने के लिए हम कौन सी मेथड का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम केल्विन डबल ब्रिज मेथड का यूज करते हैं। किसी भी गुड कंडक्टर की रेजिस्टिविटी को हम केल्विन डबल ब्रिज मेथड की हेल्प से पता करते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे लिखा है केल्विन ब्रिज और केल्विन डबल ब्रिज मेथड इज ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। जो हमारे व्हीट स्टोन ब्रिज है उसी की एक मॉडिफाइड मेथड है केल्विन डबल ब्रिज मेथड। तो आपसे अगर ये पूछा जाता है कि क्या हम व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज करते हैं, तो हाँ हम करते हैं और केल्विन डबल ब्रिज मेथड उसकी एक मॉडिफाइड वर्जन है।
इसमें जो मेजरिंग रेंज है वो हमारी 1 से लेकर 0.00001 ओम तक की है। इतनी हाई एक्यूरेसी हमें मिलती है। तो जितना भी एक्सप्लेनेशन है वो आप ध्यान से पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, द व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन इज शोन इन फिगर। ये आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिया है, उसकी बैलेंस कंडीशन बताई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एक्स की वैल्यू, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जहाँ पे हमें पी, क्यू और एस की वैल्यू दी हुई है। पी 900, क्यू 300 और एस 15 ओम दिया हुआ है। हमें आर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पी अपॉन क्यू इक्वल टू एस अपॉन आर। तो यहाँ पे पी आपको मालूम है 900, क्यू मालूम है आपको 300, एस मालूम है 15 ओम 15 और आर एक्स आपको फाइंड करना है, आर आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये हमारा बैलेंस ब्रिज है। तो इसमें 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 से 3 3 जा 9 होता है, तो ये 3 3 जा 9 हो गया। R इक्वल टू आप लिख सकते हो 15 डिवाइडेड बाई 3। अब 5 3 15 होता है, तो 3 5 जा 15 होता है, तो ये कैलकुलेट करेंगे 5, तो ये R की वैल्यू हो गई 5 ओम। तो ये देखिए C इसका करेक्ट आंसर है 5 ओम। इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज हम फाइंड कर सकते हैं। यानी आपको इस वाला जो पेपर हुआ था उसमें आपको पावर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1-2 क्वेश्चन आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछे गए हैं। उसके साथ साथ क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप इजीली कर सकते हो। न्यूमेरिकल बहुत कम पूछे गए हैं, पावर प्लांट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद पावर सिस्टम से मतलब क्वेश्चन आएंगे, आई के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन से आपको थोड़ा थॉरली स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एनालाइज एंड विजुलाइज द डेटा इन मैटलैब। मैटलैब में डेटा को एनालाइज करने के लिए और विजुलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिमुलिंक का यूज करते हैं मैटलैब में डेटा को एनालाइज और विजुलाइज करने के लिए। सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ SCR एज अ स्विच। इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है SCR का जब SCR स्विच की तरह वर्क करे? यानी SCR का डिसएडवांटेज क्या है? सीधा सीधा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पूछा गया है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ SCR एज अ स्विच। तो डिसएडवांटेज ये है कि द स्विचिंग स्पीड इज वेरी हाई, इसकी स्विचिंग स्पीड बहुत हाई होती है, यही इसका डिसएडवांटेज है। बाकी तो इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होते, नॉइजलेस ऑपरेशन होता है, हाई एफिशिएंसी होती है, ये भी एडवांटेज है। ऑपरेशन डज नॉट प्रोड्यूस हार्मोनिक्स, ऑपरेशन हार्मोनिक्स भी प्रोड्यूस नहीं करता। लेकिन एज अ स्विच हमारा जो डिसएडवांटेज है वो है स्विचिंग स्पीड इज वेरी हाई। स्विच के अकॉर्डिंग इन्होंने यही वाला बस स्टेटमेंट लिखा है, इसीलिए इसको हमको चूज करना पड़ा। तो ए इसका करेक्ट आंसर हमें यही लेना पड़ा। जब SCR स्विच की तरह वर्क करता है तो आपको मालूम है SCR एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, एनोड, कैथोड और गेट। यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है SCR, हमेशा एनोड से कैथोड की ओर कंडक्ट करता है। जब भी SCR कंडक्ट करता है तो वो एक क्लोज स्विच की तरह वर्क करता है। इस टाइम पे एक लार्ज एनोड करंट फ्लो होता है सर्किट, तो करंट हाई होता है। SCR के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमें कम मिलता है, तो लो वोल्टेज ड्रॉप मिलता है। ऑन स्टेट रेजिस्टेंस भी कम मिलता है। अगर SCR टर्न ऑफ है तो SCR को हम गेट करंट अप्लाई करके टर्न ऑन कर सकते हैं, लेकिन SCR को हम गेट करंट या रिवर्स गेट करंट अप्लाई करके टर्न ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। SCR का टर्न ऑन तो हमारे हाथ में होता है लेकिन टर्न ऑफ नहीं होता, इसीलिए इसको हम सेमी कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। अब जब ये ऑफ कंडीशन में होगा तो इसमें से कोई एनोड करंट फ्लो नहीं होगा, IA इक्वल टू 0। ये ओपन स्विच की तरह वर्क करेगा, तो यहाँ पे हाईएस्ट वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा हमको और हाई रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 0 करंट, IA करंट 0 हो गया, हाई वोल्टेज ड्रॉप और हाई ऑफ स्टेट रेजिस्टेंस। तो ये प्रॉपर्टी है SCR की एज अ स्विच। SCR के बहुत सारे ड्रॉबैक हैं, वो यहाँ पे दिया है कि ये केवल एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, ये यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, बाई डायरेक्शनल डिवाइस नहीं है। इसको हम टर्न ऑन तो कर सकते हैं लेकिन टर्न ऑफ नहीं कर सकते।
SCR जो है वो एक्सीडेंटली टर्न ऑफ भी हो जाता है जब भी हाई वोल्टेज अपीयर होता है डिवाइस में। तो बहुत सारे इसके डिसएडवांटेज भी हैं और बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं। आप अपने वीडियो को पॉज करिए, इनको ध्यान से पढ़िए। इसके अलावा मैंने बहुत सारे वीडियो SCR पे डाले हैं, मेरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की आप पूरी सीरीज देखिए, उसमें बहुत सारे वीडियोस डले हैं, पूरे कंसेप्ट आपके वहां से क्लियर हो जाएंगे, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, आपको केवल पढ़ोगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रांसमिशन लाइन एलिमेंट। ट्रांसमिशन लाइन का एलिमेंट इनमें से कौन सा नहीं है? डिस्ट्रीब्यूशन पोल, वोल्टेज रेगुलेटर, प्रोटेक्टिव डिवाइस, लाइन इंसुलेटर। तो एक ट्रांसमिशन लाइन के कंपोनेंट कौन कौन से हैं उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई है। पहला कंपोनेंट होता है फेस कंडक्टर। तो ये ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें ये जो लगे होते हैं इन्हें हम कहते हैं फेस कंडक्टर। इनका यूज किया जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको पास ऑन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ट्रांसमिशन पोल, ये कहलाता है पूरा ट्रांसमिशन पोल। इंसुलेटर, दो वायर को आइसोलेट करने के लिए हम इंसुलेटर का यूज करते हैं। क्रॉस आर्म्स, ये कहलाती है क्रॉस आर्म्स। अर्थ केबल, तो ये हमारा टॉप पे होता है अर्थ केबल। स्पेसर, ये हमारे स्पेसर होते हैं। अगर 4 वायर गए हैं, 4 वायरिंग गई है तो इन वायर आपस में एक दूसरे से टकराए नहीं, इसीलिए उनको स्पेस प्रोवाइड करने के लिए हम इस टाइप का स्पेसर लगाते हैं। आपने देखा होगा इधर पे कई जगह लगा रहता है। पावर लाइन मेकर, ये पावर लाइन मेकर कहलाते हैं। इसके अलावा वाइब्रेशन डैम्पर, इस टाइप के आपने देखे होंगे लगे होते हैं, इन्हें हम वाइब्रेशन डैम्पर कहते हैं। डेंजर प्लेट, ये हमारी डेंजर प्लेट्स कहलाती हैं, ये हमारा जो पूरा टॉवर है उसमें लगी होती हैं। एंटी क्लैंपिंग फेंस, तो ये एंटी क्लैंपिंग फेंस हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो ये बहुत सारे 10 ट्रांसमिशन लाइन के कंपोनेंट्स हैं जो पूरे ट्रांसमिशन पोल में लगे होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रांसमिशन लाइन एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट नहीं है? तो डिस्ट्रीब्यूशन पोल जो है वो इसका एलिमेंट नहीं है। प्रोटेक्टिव डिवाइसेस भी हैं, मैंने आपको बताया कि प्रोटेक्शन के लिए भी होता है। वोल्टेज रेगुलेटर्स भी लगे होते हैं, लाइन इंसुलेटर्स भी लगे होते हैं। मैंने अभी आपको इंसुलेटर दिखाए थे ना, आइसोलेट करने के लिए इंसुलेटर्स भी लगे होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन पोल्स नहीं हो। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स बिल्डिंग। बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए या मशीनरी या किसी भी एप्लियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉल्ट कंडीशन से हम क्या यूज करते हैं? तो हम अर्थिंग का यूज करते हैं बेसिक। बी इसका करेक्ट आंसर है। आपने देखा होगा किसी भी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक वायर लगाते हैं अर्थिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, विच टाइप ऑफ सोलर सेल गिव द हाईएस्ट एफिशिएंसी। इनमें से कौन सा सोलर सेल सबसे ज्यादा हाईएस्ट एफिशिएंसी देता है? तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ है। जो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल होते हैं उनकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, ये हाईएस्ट एफिशिएंसी डिलीवर करते हैं। अंडर टेस्ट कंडीशन में पाया गया है कि इसकी एफिशिएंसी होती है 22% से 27%। हमारे जो अदर सोलर सेल होते हैं या अदर सोलर पैनल होते हैं उनके कंपैरिजन में मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल जो है सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी देते हैं और एफिशिएंसी कितनी है? 22 से 27%। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको सोलर पैनल की एफिशिएंसी निकालने के लिए पूछी जाती है मान लीजिए कभी एग्जाम में, तो उसका फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो किसी भी सोलर पैनल की एफिशिएंसी, जहां पे पी मैक्स मैक्सिमम पैनल पावर है जो हम वॉट में कैलकुलेट करते हैं। एरिया का मतलब है जो पैनल का एरिया है मीटर स्क्वायर में। तो इससे हम सोलर पैनल की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। और सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी होती है? मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की। ए इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर सेंडिंग अ कमांड, रिकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिटिंग द रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम ए रिमोट लोकेशन। वो कौन सा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम कोई भी कमांड सेंड कर सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं या कोई भी रीडिंग जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रिमोट लोकेशन से।
तो वो कहलाता है हमारा टेलीमेट्री। जो टेलीमेट्री है उसके थ्रू हम कोई भी सिग्नल सेंड कर सकते हैं, कोई भी रीडिंग रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिमोट लोकेशन से इंफॉर्मेशन सेंड करके भेज सकते हैं। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी जो ऑप्शन है उनका डिटेल में आपको बता दूं तो DHMI क्या कहलाता है, DHMI कहलाता है, ये एक्सप्लेनेशन इस आंसर का नहीं है, मैं जो ऑप्शन अदर दिए हुए हैं, डी करेक्ट आंसर है लेकिन अदर ऑप्शन जो दिए हैं उनका एक्सप्लेनेशन बता दूं आपको। DHMI का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसका यूज किया जाता है हाई डेफिनेशन HD सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए, ऑडियो और वीडियो सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस में एक सिंगल केबल के थ्रू। ठीक है, तो ये कहलाते हैं HDIM। माइक्रो कंट्रोलर आपको पता होगा, एम्बेडेड सिस्टम आपने पढ़ा होगा, माइक्रो कंट्रोलर आपने पढ़ा होगा। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो स्मॉल सिस्टम हम बनाते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर। आपने एम्बेडेड सिस्टम सुना होगा, एम्बेडेड सिस्टम भी एक माइक्रो कंट्रोलर ही है। जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है, वो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करती है, तो किसी भी पर्टिकुलर मतलब माइक्रो कंट्रोलर हो गया एक ही सिस्टम में हमने मेमोरी भी लगा दी, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी लगा दिए, अपने पेरिफेरल्स भी लगा दिए, सारी चीज़ें कनेक्ट करने के लिए के बाद हमने एक सिस्टम बनाया, उसको हम कहेंगे माइक्रो कंट्रोलर। PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, किसी भी फैक्ट्री को, किसी भी मशीनरी को ऑटोमेटिक करने के लिए हम PLC का यूज करते हैं, तो PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर हो गया। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे इस क्वेश्चन के, इसका राइट आंसर है टेलीमेट्री। टेलीमेट्री के थ्रू हम कमांड सेंड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं किसी भी डेटा को रिमोट लोकेशन से। ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चंस थे जो 7 सितंबर 2021 को, यानी जो अभी एग्जाम हुआ था 7 सितंबर को UP PCL JEE का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछे गए थे। इसके जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आगे कमिंग वीडियोस में, यानी जो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा उसके बाद मैं 31 से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी। तो ये कंटिन्यू मैं 4-5 पेपर हुए थे, वो सारे पेपर मैं आपके साथ उसके सॉल्यूशन शेयर करूंगी। सारे पेपर के सॉल्यूशन आप देखिए, उनके जो एक्सप्लेनेशन मैंने बताए हैं वो अच्छे से देखिए। इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे PLC पे, SCADA पे, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया है उसके थ्योरी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, उनको जाके पढ़िए, आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे और आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाओगे। उसके साथ साथ पावर सिस्टम वगैरह के जो यहाँ पे एनालिसिस मैंने बताई है वो तो आप देखिए ही देखिए, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। और मैंने सुना है, अभी कंफर्म मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन बहुत ही जल्दी UP PCL फिर से कुछ 800 करीब पोस्ट JEE के लिए फिर से निकालने वाला है। तो आप रेडी रहिए, आप प्रिपरेशन अपनी जारी रखिए, बहुत हेल्प होगी। और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस पूछे नहीं जा रहे हैं आप लोगों से, बहुत इजी और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इस बार पूछे गए हैं। PLC, SCADA, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, AutoCAD, इन पे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं AutoCAD वगैरह पे, PLC, SCADA पे और भी वीडियोस बनाऊंगी, सेपरेटली पावर सिस्टम पे बनाऊंगी, जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो मेरे टेलीग्राम चैनल में भी आप जुड़े रहिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो वहां से आप टेलीग्राम में जो भी मैं अपडेट करती हूँ वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मेरे थ्योरी लेक्चर्स भी देखिए, उसके साथ साथ जितने भी MCQ क्वेश्चन की सीरीज में डाल रही हूँ वो भी आप देखिए। और बहुत सारे टॉप 50 क्वेश्चंस की PLC, SCADA में ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, तो वो भी आप देखिएगा, आपके बहुत हेल्प होगी।